नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। भिलाई में एक बार फिर रेड की कार्रवाई की गई, जहां करीब 5 लोगों के निवास पर रेड मारी गई है। कारोबारी सुरेश धिंगानी, दीपक सावलानी सहित 3 के अन्य के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। दरअसल ऑनलाइन महादेव ऐप से इनके तार जुड़े हो सकते हैं। सौरभ चंद्राकर से कनेक्शन इनका है। सौरभ चंद्राकर ने इनकी फैक्ट्री में पैसा लगाया था इनके इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ऐसी बातें भी सामने आ रही है। लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है और सौरभ चंद्राकर से जुड़े जितने भी मामले हैं, सौरभ चंद्राकर जो कि महादेव ऐप का करता धरता सरगना कहा जाता है, दुबई में हुई शादी में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था और कैश डीलिंग में हुई थी। और ये सब तथ्य सामने आने के बाद जो ईडी है लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और ईडी के द्वारा अब जो एक्शन लिया गया है, कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। ये जो अभी ताजा जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, 5 लोगों के ठिकानों पर रेड के दौरान क्या कुछ तथ्य अब तक सामने आए हैं ये भी आपको बताते चलेंगे। लेकिन जो जिन पर छापेमार कार्रवाई चल रही है इसमें सुरेश धिंगानी और कारोबारी दीपक सावलानी के ठिकाने पर रेड की कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन महादेव ऐप से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सौरभ चंद्राकर से इनके कनेक्शन की बात अब तक सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इनमें कुछ कारोबारियों के फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट के तौर पर सौरभ का पैसा लगा हुआ था। अब बहरहाल ये सब जो पूरा विषय, जांच का विषय, इसके बारे में कार्रवाई एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की जा रही है। ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये ऑनलाइन ऐप महादेव से जुड़ा हुआ है, जो कि सट्टे से जुड़ी ऐप थी और अब जुए का, सट्टे का ये कारोबार चला रहा था सौरभ चंद्राकर। और इससे इसके जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है उनसे इसके तार जुड़े हुए बताया जा रहा है और इसी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से ये कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिटेल्स आगे बताएंगे आपको। फिलहाल एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एडिटर सुधीर दीक्षित से बात करते हुए प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस की लिस्ट और बीजेपी की चुनावी तैयारी सहित कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। चकल्लस के बीच कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। नवरात्रि के पहले ही दिन ये सूची जारी कर कांग्रेस ने कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भी किसी मुहूर्त को मानती है। नरसिंहपुर से भी उम्मीदवार घोषित किया है और नरसिंहपुर से बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस की सूची आ गई है, आपके सामने उम्मीदवार भी तैनात है, क्या तैयारी? बड़े बढ़िया शब्द का उपयोग किया आपने, चुनाव, चुनौती और चकल्लस, और फिर 144। तो मतलब आपने कांग्रेस का तो चरित्र बता ही दिया। मतलब मैं भी ये कहूँगा, आपके मुंह से नहीं कहलाना चाहता, तो कांग्रेस चकल्लस में पड़ गई है। और चूंकि अभी नया नया मुहूर्त दिख रहा है जैसे आपने कहा है, तो जो इनका हिंदुत्व है ये चुनावी हिंदुत्व है और इसलिए एक दूसरे की बातें वो कभी करते नहीं। सूची मैंने भी देखी है और 6 महीने पहले ये दावा करने वाले लोग, यही कमलनाथ जी कहते थे हमारे उम्मीदवार 6 महीने पहले घोषित हो जाएंगे, 32 दिन पहले घोषित हो रहे हैं और भगदड़ मच गई। कल से आप देख रहे होंगे बिल्कुल पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कोई जिला शेष नहीं है जहां कांग्रेस इस्तीफा न दे रहे हो नेता। तो ये होना था और कांग्रेस इसी बात को लेकर परेशान भी थी। चकल्लस इसलिए कहा मैंने कि कई तरह की अटकलें चल रही थी, उसी को मैंने चकल्लस कहा। और आपने जो भगदड़ की बात कही है, कई जगह पर उम्मीदवारों की भगदड़ मची है और जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, तो कहा यह जा रहा है कि वो इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनके संपर्क में है और हो सकता है कि बाद में उनको उतारा जाए। ऐसा वो बीच में भी कहते थे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था क्योंकि घर में कितनी भगदड़ होने वाली है। हमारी तो हिसाब लगाते थे, किस्तों में हुआ तो एक एक चीज़ चलती थी, अब वहाँ एक साथ भगदड़ मच गई, ये फर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी बहुत सोच विचार नहीं होता, कोई हमारे पास में मुद्दे नहीं होते, तब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। ये कांग्रेस के साथ है। हमारे साथ तो विकास का मुद्दा है, गरीब कल्याण का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, संगठन हमारा है, हम निर्णय करते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, दुविधा में नहीं रहते हैं और जो तय होता है उसको आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने कोई चुनौती ऐसी है नहीं। नवरात्रि 9:09 और 144 का जोड़ भी 9,
कांग्रेस दिखा रही है कि हम इस 9 के आंकड़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को परेशानी में डालेंगे। भगवती किसको आशीर्वाद देगी, किसको सामर्थ्य देगी, उसके लिए जीवन जीना पड़ता है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये जो गलतफहमी है, जो तात्कालिक रूप से अचानक हिंदुत्व पैदा हो रहा है मन में, मुहूर्त निकाले जा रहे हैं, देवी जी याद आ रही हैं, हनुमान जी याद आ रहे हैं, लेकिन ये कब आ रहे हैं? आपके नेताओं को तो याद नहीं आ रहे हैं। आपके साथ में चलने वाले दिग्विजय सिंह पीएफआई के बारे में कुछ और बोलते हैं, उस पर आप चुप रहते हो। जब आप हनुमान जी की बात करते हो तब वो क्या बोलते हैं? या आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो कमलनाथ की भाषा में हाँ में हाँ नहीं मिलाते, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जनता इन सब बातों को देखती है और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस्तीफे का पत्र वायरल हो रहा है, जिसका खंडन उन्होंने किया और भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत भी की है कांग्रेस ने। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं ऐसी राजनीति का समर्थक नहीं। नरसिंहपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा के चुनाव में मैदान में हैं आप। कितनी बड़ी चुनौती आप विधानसभा में देखते हैं, कितना फर्क पाते हैं? 6 बार लोकसभा आप लड़ चुके हैं, 4 क्षेत्रों से आपने चुनाव लड़ा है, फिर नया क्षेत्र? नहीं, मेरे लिए नया नहीं, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं मैंने राजनीति की शुरुआत की है। मेरे भाई वहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ के वहाँ पर विधायक हैं, और इसलिए मुझे, और उनका जो काम है, उनका जो यश है, तो उनकी लोकप्रियता है, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि वो, जब मैदान में जाता हूँ तो मैं गौरवान्वित होता हूँ कि वो मेरे भाई के नाते नहीं पहचाने जाते, वो उनका खुद का वजूद है। और इसलिए मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ और निश्चिंत होकर पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो समय बचेगा उसमें क्षेत्र में जाऊँगा। और नरसिंहपुर जिले पर मैं गर्व करता हूँ, वहाँ का मतदाता लालच और भय के आधार पर वोट नहीं देता, और इसलिए मैं मानता हूँ कि उसका फैसला शीर्ष फैसला होता है। एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि भाई के तौर पर छोटे भाई के लिए जो स्वाभाविक भावना है वो आपने जाहिर की थी कि मैं राम तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई ने भरत के समान काम किया है। देखिए, राजनीति की जिस गिरावट में मैं बाप बेटे, माँ बेटे, भाई भाई को लड़ते देखता हूँ, उसमें उसकी जो कोशिश है, जो परिवारवाद पर बहस चलती है, उसका बेहतरीन उत्तर उसने दिया है। अगर लालच की बात राजनीति में होती है तो उसका उसने एक समसामयिक उत्तर दिया है। अगर मैं कहूँ कि उसकी जो प्रतिष्ठा है जनता के बीच में, तो आप किसी विरोधी से भी पूछिए जो उनके खिलाफ उम्मीदवार था, जो आज मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार है, अब वो आजकल वो उनकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि नहीं इनका तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। तो मुझे लगता है कि ये जीवन की सफलता है कि आपका विरोधी भी कहे कि नहीं ये वो तो ज़्यादा बेहतर थे। तो मैं तुलना करने से, अगर कोई मेरे भाई को मुझसे ऊपर कहे तो मैं तो गौरवान्वित होता हूँ कि हाँ, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं भाजपा के लिए? लगातार 18 साल की सरकार है, कांग्रेस भी चुन चुन के उम्मीदवार उतार रही है, गहरा मंथन कर रही है। इस मंथन से किसके लिए विष, किसके लिए अमृत निकलेगा? मुझे लगता है ये जनता को ऊपर छोड़ना चाहिए। एक विश्वास होता है, मेरा विश्वास है कि 2003 में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की थी, 2023 में जनता हमको वैसा ही आशीर्वाद देगी। ये थे नरसिंहपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल, जो पूरी उम्मीद जता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल करेगी और एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जहां तक चुनौती का सवाल है, तो उन्होंने जनता के बीच पार्टी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आती। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 भोपाल। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमारे नेतृत्व के परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास और गरीब कल्याण, जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, उन सारी बातों को जमीन पर बेहतर तरीके से अगर किसी ने उतारा है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत ने प्रत्येक बूथ पर गरीब के जीवन में, आम आदमी के जीवन में खुशी कैसे आएगी, इस काम को बेहतर उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। तो इसलिए उस समय बूथ विजय का संकल्प था। अब बूथ विजय की ओर अग्रसर होने का जो हमारा अभियान है, तो इन शक्ति सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के 12,000 स्थानों पर जो इंटीरियर से इंटीरियर स्थान होगा, वो शहर का स्थान भी होगा, लेकिन उन स्थानों पर जो शक्ति केंद्र की हमारी टोली है,
उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष महामंत्री बीएलए से लेकर के बूथ समिति है। और एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश ने आइडियली किया है कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति। हमने मध्य प्रदेश के अंदर नया प्रयोग किया कि अर्ध पन्ना प्रमुख जो हमने बनाने का काम किया, और इसमें भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड जो बनाया कि आज पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के माध्यम से उस शक्ति सम्मेलन में उन 5 या 6 एक शक्ति केंद्र पर 5 या 6 बूथ, अधिकतम 7 हो सकते हैं, लेकिन लगभग 6 बूथ एक शक्ति केंद्र पर। और दल बदल को लेकर बोल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर। राजनांदगांव के लिए रवाना हुए। नामांकन रैली में उन्हें शामिल होना है। आपको बता दें कि आज राजनांदगांव में रमन सिंह समेत 4 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह रायपुर पहुंचे और वहां से राजनांदगांव के लिए वे रवाना हुए। और एक बड़ी रैली के माध्यम से, एक रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए सभी कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। रमन सिंह उनके साथ मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कि अब तक छत्तीसगढ़ की पूरी रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत कैसे आगे शक्ति प्रदर्शन करना है, इसके बारे में भी यहाँ पर तस्वीरें काफी कुछ बयां करेंगे, दिखाएंगे आपको। फिलहाल आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि राजनांदगांव के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। एक बड़ी सभा को संबोधित किया जाना है। इस सभा का नाम रखा गया है परिवर्तन संकल्प महासभा। दरअसल राजनांदगांव में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर रायपुर में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और अब से कुछ ही देर पहले वे राजनांदगांव के लिए रवाना हो गए हैं। लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में भी। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी कि कांग्रेस की सीईसी की 18 अक्टूबर को बैठक होनी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बचे हुए टिकट्स को लेकर यहां पर फैसला लिया जा सकता है। आगामी जो बैठक है सीईसी की 18 अक्टूबर को हो सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस की सीईसी की बड़ी बैठक 18 अक्टूबर को हो सकती है, जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बची हुई सीटों पर जो टिकट घोषित किए जाने उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी फैसला ले सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बड़ा फैसला होगा और बैठक होगी केंद्रीय चुनाव कमेटी कांग्रेस की। और बचे हुए विधानसभा सीटों पर जो टिकट घोषित किए जाने उसके संबंध में पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है 18 अक्टूबर को। दतिया में ईडी की छापामार कार्रवाई देखने को मिली, जहां दुबे फर्म के संचालक के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि काले महादेव के पास स्थित राम सहाय दुबे के घर पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ये सुबह से ही जारी है और रेड डाली जा रही है। और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कार्रवाई की जो जानकारी मिल रही है, इसमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से यहां पर राम सहाय दुबे के घर पर रेड मारी गई है। दतिया से यह खबर सामने आई और सुबह से ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है और दस्तावेजों को खंगालने में ईडी की टीम जुटी हुई है। जो सभी साक्ष्य हैं उन्हें क्रॉस चेक करने के बाद ही वे कोई कार्रवाई करने की स्थिति में होंगे। अब ऐसे में ईडी अगर जांच पड़ताल करने गई है तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तथ्य सामने आएंगे ही। और बात करें जबलपुर की, तो चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 किलो सोना जब्त किया। दरअसल देर रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध आरोपी के पास से 2.25 करोड़ रुपए का सोना मिला है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को हिरासत में ले लिया है और इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। 2.25 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत बताई जा रही है और ये शख्स खुद को सर्राफा कारोबारी बता रहा था। हालांकि इनकम टैक्स विभाग को अब पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। इतना क्यों लगा? इतना मत लगाओ। इतना क्यों लगा? खर्च हो गया ना, नहीं लगा दिया ना, बस हो गया।
ज्वेलरी जो है सर जी उसकी वजन कंप्लीट हो गई। एक सेकंड। छतरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आया और इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि एफएसटी के प्रतिवेदन पर पुलिस ने 4 ड्राइवर सहित 10 लोगों पर कार्रवाई की है। धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर 4 लग्जरी गाड़ियां और उनमें रखी 9 सिलाई मशीन जब्त की गई हैं। तो यहां पर बीजेपी के एक नेता की तरफ से शिकायत दी गई थी कि किस तरह आचार संहिता का उल्लंघन किया जा सकता है। हालांकि उससे पहले ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और 10 लोगों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की। आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप था इन पर और यहां से कुछ सिलाई मशीन और कुछ अन्य सामान जब्त किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने 4 ड्राइवर्स को भी दबोचा है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह पूरा मामला। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली जाएंगे। दरअसल सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली जाने की तैयारी में है और दिल्ली में होल्ड सीटों पर मंथन होगा। सीटों पर मंथन के बाद नाम का ऐलान भी हो सकता है। अब तक जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अभी कई और सीटों पर नाम आना बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दोनों ही दिल्ली जा सकते हैं और बची हुई सीटों पर चर्चा के बाद नाम तय किए जाएंगे और उसके बाद उसकी घोषणा होगी। हालांकि सीएम डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली में होने वाली बैठक में होल्ड सीटों पर मंथन होगा। अब ये होल्ड सीटें कौन सी हैं जिन पर टिकट्स नहीं आए हैं या फिर जिन पर उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं। चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो इनपुट्स मिल रहे थे, जो जानकारी मिल रही थी, वो ये है कि नाम लगभग सभी पर तय हो चुके हैं, बस घोषणाएं कुछ पर कर दी गई हैं, कुछ नाम अभी बाकी हैं घोषित करना। तो क्या वहां पर पेच फंस रहा है कि किस कैंडिडेट को उतारा जाए या फिर कैंडिडेट अभी तय नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला जगदलपुर में भी है जहां पेच फंसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ये तय नहीं कर पा रहा है कि बस्तर की 11 सीटों पर जो नामों का ऐलान हुआ अब किन्हें उतारा जाए। कांग्रेस हाईकमान ये तय नहीं कर पा रहा है जगदलपुर सीट पर कि किन्हें उतारा जाना है। जगदलपुर सीट पर नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। प्रबल दावेदारों में मलकीत सिंह गैदू का पहले नंबर पर नाम है। दूसरे दावेदार हैं पूर्व महापौर जतिन जायसवाल और आज शाम तक इनके नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीधी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां जमोड़ी गांव के उप सरपंच के घर से मतदाताओं को बांटने के लिए लाई गई घड़ियों को जब्त किया गया। मौके पर पहुंचे जमोड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीधी विधानसभा से प्रत्याशी सांसद रीति पाठक हैं और यहां से बरामद घड़ियां किसके द्वारा लाई गई थी, किसके द्वारा मंगवाई गई थी और कौन इस घड़ियों को लेकर आया था और किस कारण से, ये सारे विषय जांच के हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इंदौर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बता दें कि गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला के साथ 2 आरोपियों ने छेड़छाड़ की और जब महिला ने इसका विरोध किया तो बात और बढ़ गई और यहां पर मौजूद बदमाशों ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाथ मंदिर के पास अब व्यक्ति का गरबा की प्रैक्टिस चल रही है व्यक्ति द्वारा। इसमें काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा खासा नाम है वह व्यक्ति के गरबा का। तो वहाँ पे अपने राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक फरियादिया अक्सर प्रैक्टिस करने आती हैं। तो वहाँ पर आरोपी यश चौरसिया और नीरज जोशी, इनके द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, मंगलसूत्र तोड़ दिया, कपड़े फट गए। क्योंकि इस दौरान जब उन्होंने छेड़छाड़ की बात अपने पति को बताई तो पति के साथ लड़ाई भी हुई है वहाँ पे और इस बात की रिपोर्ट उन्होंने की है। तो आरोप इनकी इस रिपोर्ट पर
प्रकट कायम करके अग्रिम कार्रवाई की है। और अब खबर आगर मालवा से, जहां पर एक कलयुगी शिक्षक की करतूत देखने को मिली। स्कूल की शिक्षक ने 8वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। दरअसल जानकारी के मुताबिक स्कूल टॉयलेट के बाहर शिक्षक ने अश्लील हरकत की। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो के तहत और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आरोपी शिक्षक अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। और यहां जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर भी। वो एक बालिका है कक्षा 8वीं की, उसने बताया कि हमारे स्कूल के जो सहायक शिक्षक है मजहर मोहम्मद कुरैशी, कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अभद्र व्यवहार किया है। तो उसने मेरे को बताया ये सारी बातें। तो फिर मैंने अपने प्रभारी प्राचार्य मलाल जी कुंभकार उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया। थाना क्षेत्र में स्कूल की घटना है, टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला आया है। उसमें छात्रा द्वारा FIR कराई गई है, FIR की गई है, आरोपी की तलाश जारी है। और खबर ग्वालियर से, जहां चिड़ियाघर के बाहर जमकर विवाद हो गया। बता दें कि मामूली सी बहस पर यह विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गया। दरअसल चिड़ियाघर के बाहर बच्चों को टॉय कार में घुमाने वाले जो राइडर्स होते हैं, यहां पर घूमने वाले कुछ राहगीरों के साथ उनकी कहासुनी हो गई और जिस पर एक शख्स के साथ मारपीट की। हालांकि कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। हालांकि वीडियो इसका सामने आया है। अनूपपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाए गए और यहां प्रशासन ने अतिक्रमण से इसे मुक्त कराया। बताया यह जा रहा है कि संपत्ति की कीमत 23 लाख रुपए थी। जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पिता देवी दीन है जो मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किए हुए थे, उनको विधिवत नोटिस तामील करके तहसीलदार न्यायालय में विधिवत बेदखली के आदेश पारित किया गया है। तो उसी अतिक्रमण हटाने के लिए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस बल के माध्यम से और राजस्व विभाग के द्वारा की जा रही है। सर, कितने की संपत्ति का अभी तक जो अनुमानित मूल्य जो अभी आकलन किया है उसमें 23 लाख की पूरी संपत्ति का वैल्यू निकाला गया है। सर, इसमें कोई शिकायत किया था कि मध्य प्रदेश शासन ने अपनी तरफ से? नहीं, शिकायत नहीं था। ये राजस्व प्रशासन की स्वयं में पहल के तहत ये अतिक्रमण। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।